नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। एक तरफ जहां कल एक खबर आती है, दुनिया भर में इसे लेकर जश्न होता है। खबर यह होती है कि खुखार आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया। इजरायली सेना ने उसके गढ़ में ही उसे खत्म कर दिया, जमींदोज कर दिया। एक तरफ ये खबर आती है, 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं। दूसरी तरफ देखिए तस्वीर क्या होती है। हमारे ही देश के अंदर कुछ ऐसे चेहरे हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो नसरल्लाह को शहीद बताकर आंसू बहाने लगते हैं। जी हाँ, मेरे पीछे एक तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर है पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की। महबूबा जो इन दिनों चुनावी दौर से गुजर रही है, उनकी पार्टी चुनावी दौर से गुजर रही है। तीसरे फेज का इलेक्शन होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही आज के दिन खास तौर से पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कह दिया कि नसरल्लाह की मौत को देखते हुए वो अपने तमाम कार्यक्रम रद्द करती हैं। और इतना ही नहीं, नसरल्लाह को शहीद का दर्जा तक दे दिया जाता है। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने बुरहान वानी को भी शहीद करार दिया था। आतंकियों के चेहरे बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो महबूबा की आतंक के प्रति प्रेम की फितरत जो आज तक कायम है। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिनको आतंकियों के मरने पर तो रोना आता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर इनकी आंखों का पानी सूख जाता है। सवाल यह है कि आतंकी को शहीद कहने वाली एक बार भी क्या अपने देश के जवान जो इस देश की रक्षा के लिए प्रहरी बनकर अपनी जान हथेली पर लेकर अपनी जान को देश पर न्यौछावर कर देते हैं, उनको भी कभी इन्होंने शहीद माना, उनको भी कभी बलिदानी माना? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आतंकियों से प्रेम के बहाने किस वोट को बटोरना चाहती हैं महबूबा मुफ्ती? आज इसी पर करने वाले हैं बड़ी बहस। राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह की ये परिपाटी कहां तक ले जा रही है इस सियासत को, आज उसी कहानी पर होगी बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले किस तरीके से नसरल्लाह की मौत पर महबूबा मुफ्ती ने अपना रोने वाला राग फिर दोहराया, कैसे वो रोई, एक्स पोस्ट पर क्या कुछ उन्होंने लिखा, आइए सबसे पहले जरा ये देख लीजिए। सबसे पहले दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अब महबूबा मुफ्ती रो क्यों रही हैं? एक 2016 की तस्वीर है जब बुरहान वानी की मौत पर ऐसे ही शोक मना था, और दूसरी तरफ आज 2024 की वो तस्वीर है जिसमें नसरल्लाह की मौत पर बड़गाम से लेकर श्रीनगर तक, करगिल तक, गली गली में ये प्रोसेशन निकाला गया। नसरल्लाह के लिए आंसू बहाए गए। क्या इसी वोट बैंक के लिए महबूबा मुफ्ती नसरल्लाह को हीरो घोषित करना चाहती हैं? आखिर ये कौन लोग हैं? ये जयचंद कब तक पनपते रहेंगे इस देश में? ये भी एक बड़ा सवाल है। महबूबा मुफ्ती ने किस तरीके से अपने प्रचार अभियान पर रोक लगाई, नसरल्लाह की मौत का मातम मनाया, जरा उनकी पोस्ट को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो महबूबा मुफ्ती ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो अपनी तमाम जो कार्यक्रम है, जो कैंपेन आज होने वाला था, दरअसल कल देर रात ही उन्होंने ये ट्वीट कर दिया था, एक्स पर, सोशल मीडिया पर अपनी बात कह दी थी कि आज होने वाले तमाम प्रचार कार्यक्रम को वो रद्द कर रही हैं। क्यों रद्द कर रही हैं? क्योंकि लेबनान में, गाजा में स्पेशली नसरल्लाह के मारे जाने का उन्हें दुख है। वो फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़ी हुई हैं इस दुख की घड़ी में। अब फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों की दुख को तो नजर आता है महबूबा मुफ्ती को, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा अन्याय, अत्याचार, वो क्रूरता महबूबा मुफ्ती को नजर नहीं आती है। एक तरफ महबूबा मुफ्ती है जो आतंकी के मारे जाने पर मातम मना रही हैं, दूसरी तरफ आज एक और महत्वपूर्ण तारीख है। तारीख उस बात की याद दिलाती है जिसमें हमारे देश के जवानों की शूरता और वीरता छिपी हुई है। आज ही के दिन आतंकियों के गढ़ में घुसकर हमारे देश के वीर सपूतों ने आतंक का खात्मा किया था। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी साहब। आज जब देश जश्न मना रहा है आतंकियों के सफाए पर, महबूबा आतंकियों के सफाए पर मातम मना रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि मातम या ये सियासी शोक
कहां तक महबूबा को लेकर जाएगा? क्या वोट के लिए महबूबा आतंकियों को अपना हीरो मानती हैं? इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आतंकियों का सिर्फ एक ही अड्डा है और उनको किसी भी तरीके से खत्म करना है। अब भारत वो देश बन चुका है जो गोली का जवाब गोली से देता है। आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। तो देश जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अब ये नया भारत है भाई, गोली का जवाब गोले से देता है, गढ़ में घुसकर खात्मा करता है और यही बदले भारत की बदली तस्वीर है। लेकिन एक तस्वीर है जो बदलने का नाम नहीं लेती और वो तस्वीर महबूबा मुफ्ती की आतंक के प्रति प्रेम की है। आतंकी ये महबूबा आखिर आतंकियों को अपना हीरो बताकर, अपनी आइडियोलॉजी मानकर क्या कश्मीर के युवाओं को बरगलाना चाहती हैं? एक बार फिर से शांत हुए कश्मीर को अशांत बनाने की ये कोशिश तो नहीं है, क्योंकि नसरल्ला की मौत पर दुनिया जश्न मना रही है, इजराइल की तारीफ हो रही है। चौतरफा ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने जिस तरीके से बेरूत में 80 टन बारूद का इस्तेमाल कर आतंक के इस आका का खात्मा किया है, वो एक बड़ा संदेश दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच में, एक पॉजिटिव संदेश के बीच में, आखिर महबूबा मुफ्ती को इस आतंकी से इतना प्रेम क्यों हो रहा है? अब देखिए उन्होंने क्या कुछ अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा है, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से शहीदों को शहीद का दर्जा दे रही है। अब देखिए, नसरल्ला यानी एक आतंकी महबूबा की नजर में शहीद है। बुरहान वानी को भी शहीद करार दिया गया था। लेबनान और गाजा के शहीदों, खासतौर पर हसन नसरल्ला के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं अपना प्रचार रद्द कर रही हूं। हम इस दुख और प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। ये तो बात हुई महबूबा मुफ्ती की। अब महबूबा मुफ्ती ने जब आतंकियों के प्रति अपने प्रेम जताया तो भाई उमर अब्दुल्ला कैसे पीछे रह सकते थे? याद है आपको, कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि अगर उनकी पार्टी होती, अगर उनके हाथ में होता तो अफजल गुरु, जो इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, जिसने लोकतंत्र के मंदिर पर हमला कराने का पूरा षड्यंत्र रचा था, जो मास्टरमाइंड था संसद हमले का, उसको फांसी नहीं दी जाती। इतना ही नहीं, आज भी जब महबूबा मुफ्ती ने स्पष्ट रूप से नसरल्ला को आतंकी नहीं शहीद करार दिया तो उमर अब्दुल्ला भी सामने आए, कह दिया कि भाई अब भारत को और तमाम देशों को इजराइल पर दबाव बनाना होगा। क्यों दबाव बनाना होगा? सवाल यह है कि ये तमाम बयान देकर, बयानात देकर, ये बयानवीर किसे संतुष्ट कर रहे हैं? ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो क्या है? बात आतंकियों के साथ प्रेम की होती है, लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों के बारे में इन पार्टीज ने सोचा है? मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडितों का जिक्र तो होता है, लेकिन दूसरी तरफ धारा 370 और 35A के खात्मे के बाद उसकी बहाली को भी अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया जाता है। सोच देखिए कहां तक ले जा रही है। एक और साहब है, आतंकी की मौत पर किस तरह से श्रीनगर के सांसद है, क्या रोना रो रहे हैं? एक बड़ी त्रासदी की वजह से मुझे अपना कैंपेन कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है, मैं बहुत दुखी हूं, कृपया मुझे माफ करें, मैं नहीं आ सकता। चुनाव के दौर में आतंकी का खात्मा होता है और यहाँ नहीं बेरूत में होता है, लेकिन दुख बनाया जा रहा है कश्मीर में। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज के गेस्ट पैनल में हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका आपसे परिचय करा देती हूँ। स्वागत करेंगे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया जी हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुजामिल मुश्ताक शाह, जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। इसके साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गौरव कपूर जी जुड़ेंगे। अमित रैना साहब हैं, कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरों की आवाज बनकर लगातार वो खड़े होते रहे हैं। अमित रैना जी भी हमारे साथ होंगे। वीएचपी के नेशनल स्पोक पर्सन अमितोष पारिक जी भी हमारे साथ होंगे और पॉलिटिकल एक्सपर्ट उस्मान गनी साहब भी हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और
तमाम गेस्ट से अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं अभिजीत जी आपके साथ एक शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन तो आतंकियों को हीरो बनाने की कोशिश क्यों? चुनावी दौर में आतंकियों के खात्मे पर रोना क्यों? इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीवी स्क्रीन पर प्लीज लेकर आइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और शुरुआत वैसे तो मैं अभिजीत जसरोटिया जी के साथ करना चाही थी, लेकिन शायद वो अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। मैं शुरुआत करती हूँ गौरव कपूर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखेंगे। गौरव जी, आतंकियों को हीरो बनाएंगे क्या? अब आतंक का खात्मा होता है, आतंकियों का खात्मा होता है, ये तो दुनिया के लिए खुशनसीबी की बात है, सुकून की बात है। उसके बावजूद भी अगर आतंकियों के लिए रोना हो, आतंकियों को शहीद करार दिया जाए, तो क्या माना जाए इसे साहब? गौरव जी। देखिए मैम, आतंकी हम जिस एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप उस हिसाब से आतंकी हो सकते हैं, लेकिन जहां हिजबुल्लाह की डेथ हुई है, जहां पैलेस्तीन में उसको अपना लीडर माना जाता था, तो आप उनके नजरिए से अगर देखेंगे तो आप कैसे वो एक तरीके का आप उनको ये मिलिटेंट या ये चीज आप कह सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको पक्ष क्लियर करूं कि उमर साहब ने क्या कहा, आप उस चीज को समझने की कोशिश करिए। जिस तरफ आप जोड़ना चाहते हैं वहां वहां जोड़ नहीं पाएंगे आप। उमर साहब का सिर्फ इतना कहना था कि जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की एक छवि बनी है वर्ल्ड लीडर की, वो अपने आप को वर्ल्ड लीडर दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रोल बनता है कि अगर पिछले कई महीनों से वहां लड़ाई चल रही है और काफी सारे लोग जो हैं वो मर रहे हैं दोनों तरफ, तो उनको जाके इनिशिएटिव लेना चाहिए, बीच में दोनों लीडरों से मिलकर इस लड़ाई को रुकवाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमेशा खुद ही कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है या ये दुनिया है, अब ये लड़ाई पे नहीं है, जो भी मसले हैं वो बातचीत करके ही हल होने चाहिए। तो ये उसका एक पक्ष रखा, उसको आप इस तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए, जब भी इस तरीके के बयान कहीं से भी आए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ के उसकी छवि को एक एंटी नेशनल बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये चीज जो है, जो जम्मू कश्मीर के अवाम ये समझती आपको है। पूरी धैर्यता के साथ मैंने सुना। आपने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपके ही लीडर ने ये कहा था कि अगर आपकी पार्टी होती तो अफजल को फांसी नहीं दी गई होती। अफजल, नसरल्लाह, बुरहान वानी, ये सब कौन है आपकी नजर में? थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आप कहते हैं कि आपकी पार्टी अगर एंटी नेशनलिस्ट नहीं है तो फिर ये तो आतंकी है ना। आपकी पार्टी इन्हें क्या मानती है? देखिए, आपने जिस हिसाब से, देखिए वो तो फैसला कोर्ट का आया था, तो आपने उनको फांसी जो है वो दी गई, उनको अफजल गुरु को। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि उमर साहब का कहने का मतलब था कि आप देखिए बड़े बड़े कितने सोशल एक्टिविस्ट हैं और बड़े बड़े और भी सियासतदान हैं जो ये चीज कहते हैं जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको कम करने के लिए। अगर आतंकी का सफाया होता है, आतंकी का खात्मा होता है, तो एक सभ्य समाज तभी बनता है ना जब वहां पर आतंक ना हो, जहां पर वो दहशतगर्दी ना हो, जहां पर अब किसी भी तरीके का डर का साया नहीं हो। तो फिर ऐसे आतंकियों को आइडियल क्यों बनाने की कोशिश की जाती है? सवाल तो मेरा ये है ना साहब। देखिए, मैं वही चीज आपको कहना चाहता हूं कि उनके कहने का यह मतलब था कि आपने उनको फांसी की जगह उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट देके भी आप उनको सारी उम्र जेल में रख सकते थे। उनको हासिल क्या हुआ? उनका कहने का मतलब था आपने अफजल गुरु को फांसी देके आपको ये हासिल क्या हुआ? एक आतंकी का अगर सफाया होता है, आपको उनसे पूछना चाहिए। अभी अमित रैना साहब बैठे हुए हैं, अमित रैना साहब बैठे हुए हैं, कश्मीरी पंडितों की बात आप लोग बहुत कर रहे हैं ना, अपनी मैनिफेस्टो में भी आप बात करें। अब उनसे पूछ लीजिए क्या हासिल होता है। अमित रैना साहब, आपने देखा महबूबा मुफ्ती किस तरीके से नसरल्लाह की मौत पर रो रही हैं, फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट्स आपने सुने ही हैं, उमर अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं, गौरव जी इसको बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन 2016 बुरहान वानी पोस्टर बॉय से लेकर आज नसरल्लाह तक फितरत नहीं बदल रही है, और वो कह रहे हैं कि हासिल क्या हो रहा है? अगर उन्हें मारा जा रहा है तो इससे हासिल क्या हो रहा है? कश्मीरी पंडित होने के नाते आप बता दीजिए हासिल क्या हो रहा है? देखिए गौरव जी, अनफॉर्चुनेटली अपनी पार्टी के बचाने के लिए आज खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। या तो ये कह दें कि आगा रउल्ला इनके पार्टी के नेता नहीं है, इनके पार्टी से सांसद नहीं है, उनका बयान है बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, मैं कैंपेनिंग से विड्रॉ कर रहा हूं। या तो बता दें उनके साथ कौन सी ट्रेजेडी हो गई है कि वो कैंपेनिंग से विड्रॉ कर रहे हैं। पिछले 3 साल में 54 सुरक्षा कर्मियों ने शहादत प्राप्त करी है। पिछले 30 साल में 8000 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए हैं कश्मीर में, भारत माता के शीश के लिए, कश्मीरियों की रक्षा के लिए। मुझे आज ये बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कितनी बार ये सड़क पे आए हैं, कितनी बार उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, जिस तरह आज उनके नेता आगा रउल्ला बच्चों को लेकर निकले हुए हैं एक आतंकवादी की मौत को लेकर।
तो ये बड़े ही क्लियर पैरामीटर्स हैं। अब पिछले साल ही आगा रहुल्ला के एक एरिया में, बड़गाम में, राहुल भट्ट कश्मीरी पंडित को मारा गया, पास में रजनी बाला को मारा गया। मुझे ये बता देंगे कितनी बार ये और इनके नेता निकले और इन्होंने सड़क पर निकल के प्रोटेस्ट किया आतंकवादियों के खिलाफ कि हमें ये सब मंजूर नहीं है। ये 3,000 किलोमीटर दूर बैठे आतंकवादियों के लिए दर्द क्यों जाता है इनका, और ये बार बार कह रहे लड़ाई बंद होनी चाहिए। बताइए गौरव जी, आपको हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हमास कोई देश है आतंकी के लिए तो रोना आता है, लेकिन अपने ही राज्य के लोग नजर क्यों नहीं आते? वो कश्मीरी पंडित क्यों नहीं नजर आते? देखिए, जो ये भाई साहब जिस तरीके की छवि ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर की आवाम की खासकर, मैं एक चीज आपको ये क्लियर कर दूं, अगर जो वहां पे जो बंदे जो निकले हैं बाहर, वो एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी है, उसके सेंटिमेंट्स की वजह, उसकी वजह से ये लोग बाहर निकले। आप कहें कि सेंटिमेंट सर, आतंकियों के साथ सेंटिमेंट कैसे जुड़ सकता है? कश्मीरी पंडित के सेंटिमेंट्स और उसके इमोशंस को आप लोगों ने साइडलाइन कर दिया। कितने कश्मीरी पंडित आप लोगों ने वापस बुलाए? किस सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं? ये हमने जी कश्मीरी पंडितों के सेटलमेंट के लिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 2014 से तो हुकूमत बीजेपी की है। बीजेपी बताया कितना सेटल कश्मीरी पंडितों को सेटल करने के लिए उन्होंने क्या कदम अभी तक उठाए। आपको पता है गौरव जी, अमित रेणु साहब को जितना दुख और गुस्सा नहीं आ रहा होगा, उससे कहीं ज्यादा आज वो मैं इसलिए महसूस कर रही हूँ कि जब कभी भी कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड का दिन आता है ना, उनके बीच में जाती हूँ और देखती हूँ और मिलती हूँ उन बूढ़े अंकल आंटियों से जो कहते हैं कि हमारे लिए अब ख्वाब हो चुका है वहां जाना, और आप उनके सेंटिमेंट्स को दरकिनार करते हैं। जो खासतौर से शेल्टर हाउस बने हुए हैं, आप कितने शेल्टर हाउस में गए? आप कितने शेल्टर हाउस में जाकर आपने देखा है कि वहां कश्मीरी पंडितों के क्या सेंटिमेंट्स हैं? इसलिए हमने मैनिफेस्टो में अपने कहा कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस सेटल करने के लिए मैनिफेस्टो में तो आप 35 है और धारा 370 को बहाल भी कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि उस दौर में कश्मीरी पंडितों गौरव साहब, इशू हुआ उसके गौरव साहब, मैनिफेस्टो में आप कश्मीरी पंडितों को खाली लिख देते हैं, आप उनको एक लॉलीपॉप थमाते हैं और उसके नीचे ही एक बड़ा हथियार उनके लिए एक बारूद दे देते हैं कि 370 और 35 से हम बहाल करेंगे। ये है आपकी सोच। अभिजीत जसरोटिया जी भी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए जो किया है वो हमें बोलने की कहने की जरूरत नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जिसने फर्स्ट कश्मीरी पंडित को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसने फर्स्ट MLC कश्मीरी पंडित को बनाया। कश्मीरी पंडितों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी तरीके के कदम नहीं उठाए। आप जिस तरीके की जो चीज पेश करना चाहते हैं वो चीज आंसर दे दीजिए। मैं अभिजीत जी के पास जाऊंगी, बाकी के मेहमान आपकी बात बिल्कुल सही है। जो कश्मीरी पंडितों के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया वो किसी ने नहीं किया। आपके शासन में ही कश्मीरी पंडितों को बेघर होना पड़ा। आपके शासन में 80 आतंकवादियों को छोड़ा गया जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को नरसंहार किया। आपके शासन में ही 5 आतंकवादियों को छोड़ा गया। 5 आतंकवादियों को छोड़ा गया जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को नरसंहार किया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। जो आपके शासन में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो किसी और ने नहीं किया। ये बिल्कुल बात आपकी सही है। आप कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन के टाइम जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। आपको प्रवक्ता किसने बनाया अगर आपको पता नहीं है? आपको किसने प्रवक्ता बनाया है? 19 जनवरी 1990 को फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों का पलायन करके इस्तीफा देकर लंदन भाग मारो, कत्लेआम करो कश्मीरी हिंदुओं का। बिल्कुल, 19 जनवरी 1990 फारूक अब्दुल्ला आतंकवादियों को बोले कत्लेआम करो। गौरव जी एक सेकंड। अभिजीत जसरोटिया जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब पार्टी बनाई थी आप लोगों ने भी। अभिजीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है शायद अभिजीत जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अमितोष पारिक साहब हैं, बीएचपी के नेशनल स्पोक पर्सन है। अमितोष जी, स्थिति परिस्थिति माहौल बदला जरूर है, लेकिन फितरत नहीं बदल रही है, और ये वही फितरत है जो हर बार आतंकियों के मौत पर मातम मनाती है। ये फितरत आखिर जम्मू कश्मीर को कहां ले जाना चाहती है? और खास तौर से जो आज जो लोग निकले, जो नसरल्ला जैसे खुखार आतंकी के लिए छाती पीट रहे थे, आंसू बहा रहे थे, ये कहां ले जा रहे हैं? जन्नत फिर से जहन्नम की राह पे चल पड़ा है क्या? अभी मैं गौरव खान को सुन रहा था, लावनी जी, और इन्होंने यही बात कही कि जिस तरह से इनकी मानसिकता बताई गई
और जिस तरह से एक आतंकवादी का समर्थन और हिंदुओं का मेरा विरोध, मेरा गौरव कपूर बोल रहा हूँ, मैं गौरव खान नहीं हूँ। मुझे आप लगा पहले मेरे कपूर है, नाम देख लीजिए, मेरा नाम भी नहीं। है। अब आगे बात करते हैं। गौरव कि वो कपूर जी, नेशनल आपको के पता लोग है हैं। कि उन्होंने आपको गौरव खान क्यों बोला, या आप भी जानते हैं। बहरहाल उनकी बात है, आप अपने उसका काउंटर आंसर जरूर यही narrative दीजिएगा। है, ये गौरव जी BSP काउंटर का- आंसर ये दीजिएगा। BSP का यही नैरेटिव है। हाँ, काउंटर कि आंसर आप अगर- दीजिएगा अगर सर, जब मैं आपको मौका हिंदुस्तान के दूंगी। अंदर नफरत की- इसका काउंटर नफरत आंसर की जो करिएगा। हवा फैलाता है, अमितोष पूरी उनमें बात ये रख BSP लीजिए। का बहुत बड़ा रोल है। ये BSP का रोल है वो बहुत बड़ा। प्रवक्ता है उस ये पार्टी के सोचते हैं प्रवक्ता है कि जिसने हिंदुओं के आर्टिकल ठेकेदार 370 यही और है। 35 ए को वापस करने की बात यही करी है जो उस ठीक है, पार्टी गौरव के जी, एक प्रवक्ता सेकंड, है। अमितोष जी को पूरा ये सुन लीजिए। मुल्क के सिर पे ये मुल्क चल रहा है। अमितोष, उस पार्टी के लोग हैं तो जो ये यहाँ वही पर है मोहर्रम BSP के के नाम पर लोग खालिस्तानी जो की अपने तलवार लीडर के प्रवीण नारे तोगड़िया लगाते को हैं, अपना रातों रात दुख भागने पे करते मजबूर हैं। करते और हैं। यहाँ पे उस पार्टी के लोग हैं, जब लगातार कश्मीरी पंडित मर रहे थे तो यही शांत थे, जब मस्जिदों से आवाजें आ रही थी तब यही पार्टी के लोग शांत थे। कश्मीर में बच्चों को हाथ में स्टोन देके पथराव कराने वाले लोग ये हैं। और ये आज बात करते हैं जिहादी मानसिकता को लेते हुए बैठकर, राष्ट्रवादी मानसिकता को बात करके। बताइए कश्मीर में कौन सा मुहर्रम था अभी जो लेटेस्ट हुआ जिसके अंदर में प्रो पाकिस्तानी नारे निकले और आपके प्रवक्ता ने उसको सपोर्ट करा? लेकिन एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का आदमी वहां पे खड़ा नहीं था। कांग्रेस पार्टी का वो कांग्रेस पार्टी। हेलो पारिस हेलो। साहब ऑडियो प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम कर रहा है। मैं आती हूँ दोबारा आपके पास। मैं हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुजामिल मुश्ताक शाह साहब हैं जो कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। मुजामिल मुश्ताक साहब, आप लोग किस तरीके से ले रहे हैं इस पूरी परिस्थिति को, क्योंकि आप तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर भी चुनावी मैदान में हैं। सोच और उस सोच के पीछे छिपा हुआ आधार, क्या सोचते हैं आप लोग? अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुजामिल साहब अनम्यूट कर लीजिए। अभी आपकी हाँ अभी आ रही है सर, अभी आ रही है, बोलिए सर। पहली बात है कि कल हमारे एक जवान शहीद हुए राजौरी में। हमें डिस्कशन टॉपिक अभी वो होना चाहिए, 3000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है, 3000 किलोमीटर दूर कैसे हो रहा है, हमें वो डिस्कशन नहीं करना था। कल से पिछले हफ्ते से चौथा एनकाउंटर अभी स्टार्ट हुआ है राजौरी में। कल कुलगाम में भी एक एनकाउंटर हुआ जिसमें हमारे जवान जख्मी हुए, और कल हमारा एक हेड कांस्टेबल उधर पे शहीद भी हुआ। आपने तो उसकी शहादत पे के बारे में कुछ भी बात नहीं कही यहाँ पे, और आप बात कर रहे हैं बाहर के लोगों की जो कि 3000 किलोमीटर दूर रह रहे हैं। किसी ने उस पर टिप्पणी की, किसी ने उस पर बात की, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उस पर। हमें बात करनी चाहिए जो लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग जो हो रही है अभी पूरे हिंदुस्तान में जो हो रही है उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। जो कि कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमें जम्मू का चीफ मिनिस्टर चाहिए, उसके बारे में उन्होंने जो डिवाइड करके रख दिया है उन्होंने जो डिवाइड करके रख दिया, जम्मू और कश्मीर को जो डिवाइड करना चाहते हैं, हमें बात करनी चाहिए उसके बारे में। हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये टॉपिक जो है 3000 किलोमीटर दूर है, किसी ने उस पर टिप्पणी की, लेकिन हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे जवान जख्मी हो रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मुश्ताक शाह, आपकी एक बात से तो मैं क्योंकि सहमत हूँ। क्योंकि सुनिए, आपने- आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि 3000 किलोमीटर दूर के एक आतंकी के सफाई पर बात होती है, लेकिन जवान यहाँ पर जब बलिदान हो रहे हैं तो उस पर बात क्यों नहीं होती है? ठीक है, लेकिन बात करेगा कौन? लेकिन बात करेगा कौन? साहब सुन लीजिए, मुश्ताक साहब सुन लीजिए। अरे मुजाविल साहब सुन तो लीजिए, सुनिए। बात करेगा कौन? बात करेगा कौन? क्योंकि बात करने वालों को तो वो जवान नजर नहीं आते, उनकी शहादत, उनका बलिदान नजर नहीं आता। उन्हें ये तो याद आता ही नहीं है कि आज सर्जिकल स्ट्राइक के कितने साल हो चुके हैं। आपको लग रहा है क्योंकि आपका नजरिया। किसने याद किया? आज जो प्रोसेशन निकला, अगर आज भी जम्मू कश्मीर में आतंक बढ़ रहा है तो उस आतंक को खाद पानी देने वाले लोग तो आज सामने एक्सपोज हो गए ना सर। इस पर भी कुछ बोल दीजिए। हम लोग सीधे बात कर रहे हैं, हम लोग सीधी बात बोलते हैं, हम लोग सीधी बात रखते हैं। कांग्रेस सीधी बात रखती है। कल जो हमारे जवान शहीद हुए, कल जो हमारे जवान जख्मी हुए, आज भी कांग्रेस अब जवानों की बात करती है ना। बहुत ज्यादा मन में सवाल उठते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल आप ही लोगों ने खड़ा किया था। जिस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आज जश्न मनाने का दिन है ना, उस पर सवाल आप लोगों ने खड़ा किया था। आप जब सेना और सैनिकों की बात करते हैं ना तो आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दो चरित्र सामने आते हैं। आपके ही नेता गली का गुंडा कह चुके हैं इस देश के आला कमान को, आर्मी चीफ को कह चुके हैं।
आपके लोग सैनिकों को पर किस तरह से सवाल खड़ा करते रहे, ये देश ने देखा हुआ है सर। अमितोष पारिक कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, उसके बाद फिर गौरव जी आ रहे हैं आपके पास। सुनिए मुश्ताक साहब, सुनिए। बाटला एनकाउंटर में आतंकवादियों के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग अगर सैनिकों की शहादत की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये कुल मिला के लावनी मैम एक मानसिकता है जो कश्मीर में उसी मानसिकता को लेके आ रही है जिस कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा के भारत से जोड़ा गया था, डुअल सिटीजनशिप खत्म करी गई थी, एक देश एक विधान की बात करी गई थी, एक संविधान की बात करी गई थी। आज वही की पॉलिटिकल पार्टीज और कांग्रेस एनसी के साथ मिलकर आज वापिस से कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रयास कर रही है। उन बच्चों के हाथ से पत्थर निकाल के वापिस से पढ़ाई की किताबें दी गई थी, आज वापिस से उसी मार्ग उन बच्चों को लेके आ रही है। जिस तरह से कश्मीर में इंसर्जेंसी का माहौल इनके टेन्योर में हो गया था, मुझे लगता है बुरहान वानी को शहादत मानने वाले, शहीद मानने वाले लोग आज अगर भारत के सैनिकों की शहादत की बात करते हैं तो मुझे लगता है कहीं से भी न्यायोचित नहीं कर रहा। मुश्ताक साहब, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और वहां पहुंचा कौन था? और आज आप कह रहे हैं कि जम्मू को और कश्मीर को अलग कर दिया। भारत के टुकड़े करने वालों के साथ खड़ा कौन हुआ था, वो तस्वीर याद है ना आपको? पहले एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मुश्ताक साहब, बोलिए। हाँ, तो आप वन साइडेड ये मत रखिए कि आप बीजेपी का साइड रख रही है और बाकियों का साइड नहीं। मैं बीजेपी की स्पोकपर्सन नहीं हूँ, मैं देश का साइड रख रही हूँ, मैं राष्ट्र की बात कर रही हूँ, मैं इस देश के गौरव की बात कर रही हूँ, मैं इस देश के मुकुट जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ, मैं इस देश की शूरता की बात कर रही हूँ, बीजेपी का पक्ष नहीं रख रही हूँ। आप लोगों को दरअसल आप लोगों के खांचे में सिर्फ बीजेपी नजर आता है, आपको इस देश की शूरता, वीरता, गौरव से कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये जो 370 को जोड़ रहे हैं, बाकी सब चीजों को जोड़ रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं ड्यूअल सिटीजनशिप, यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप कभी नहीं थी। किसने ये कहा? गलतफहमी है। क्या बात कर रही है? ड्यूअल सिटीजनशिप कश्मीर थी नहीं कभी। कैसे नहीं थी? आपका कानून, एक सेकंड मुश्ताक साहब, आपका कानून तो मुझे जम्मू कश्मीर में जाकर रहने की अनुमति ही नहीं देता था, और आप ही का कानून था कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई बहन दूसरे राज्य के अगर किसी भाई से शादी कर लेती है तो उसको वहां से बेदखल कर दिया जाता था। क्या बात कर रहे हैं साहब, यहाँ बैठ के आप पांच मत पढ़ाइए, वो काला अध्याय देश ने देखा हुआ है। गौरव कपूर काउंटर आंसर। गौरव कपूर काउंटर आंसर। 71 आर्टिकल के बारे में कुछ मालूम है? बिल्कुल मालूम है साहब, आप लोगों की स्मृति पटल से वो चीज धूमिल हो चुकी होगी, मेरे स्मृति पटल से नहीं हुई है। गौरव कपूर काउंटर आंसर वेरी फास्ट प्लीज। गौरव कपूर, माफ कीजिएगा, अमित रैना साहब। गौरव कपूर साहब, मैं प्लीज, आई एम सो सॉरी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अमित रैना साहब प्लीज। देखिए, मैं मुजम्मिल साहब की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, मगर ये हमें क्यों बता रहे हैं आप? मैं तो खुद कह रहा हूँ कि फौजियों की शहादत को लेकर प्रोटेस्ट करना चाहिए। आप अपने इंडिया अलायंस के पार्टनर को बताइए जो आज 8 साल के बच्चों को लेकर प्रोटेस्ट करने उतर गए हैं बड़गाम में, उनको कहिए ना कि आपको शर्म आनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमें मिलकर हमारे जो शहीद हुए हैं फौजी, उनको लेकर उस प्रोटेस्ट करना चाहिए आतंकवादियों के खिलाफ। आप हमें क्या बता रहे हैं? मैं तो सबसे पहले यही कह रहा हूं कि आप लोगों को हमें अपने शहीदों के बारे में सोचना चाहिए। आज कह दीजिए ना, आप चलिए, आप बढ़ जाइए, आप कहिए नसरुल्लाह आतंकवादी था, हमें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, ये आप कह दीजिए। ये दोहरे मापदंड, ये मुखौटा लगाकर कहीं और ये बात करिए। आप अपने बैठे बगल में इंडिया अलायंस के प्रवक्ता को कह दीजिए कि बिल्कुल आतंकवादियों के लिए कोई समर्थन नहीं है, कल सवेरे रैली निकालते हैं देश के शहीदों को लेकर। बताइए। देखिए, पहली एक बात मैं बता रहा हूँ, जो भी जम्मू में अभी हो रहा है, जम्मू की मैं बात करूंगा, जम्मू के इलेक्शंस हो रहे हैं, और जम्मू में जो भी हो रहे हैं पिछले एक हफ्ते से वहां पे बहुत ज्यादा जो भी नहीं, कश्मीर का इलेक्शन खत्म हुआ, फेज जो यहाँ पे कश्मीर का था खत्म हुआ, खाली 16 खत्म हो गए क्या? खाली 16 सीटों के यहाँ पे इलेक्शन थे खाली। बीजेपी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि बीजेपी यहाँ पे एक भी सीट लेने वाली नहीं है। इलेक्शन तो है ना, बीजेपी इधर पे इंटरेस्टेड नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरे को बात पूरा करने दीजिए, मेरी बात सुनिए, आप जवाब मिल जाएगा। जो डिवीजन कर रहे हैं, आपने बताया कि मैं क्यों बता रहा हूं ये सभी बात। ये कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे मोदी जी ने अपने भाषण में कहा हमें जम्मू का सीएम चाहिए। वो डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल खेलना चाहते हैं। अभी उनको मालूम है आतंकवादी कहने में जम्मू कहां से आ गया? नसरुल्लाह को आतंकवादी कहिए,
फौजी अभी आप मुझे इतना कह रहे थे फौजियों की बात मुझे कांग्रेस की सोच पर, माफ कीजिएगा मुझे कांग्रेस की सोच पर हंसी आ रही है। आज आप लोगों को इस बात का इतना कष्ट क्यों है कि जम्मू से अगर सीएम हो जाता है तो इस बात से कांग्रेस को इतनी तकलीफ क्यों है? अभी आप कहते हैं कि आपने अलग कर दिया, लेकिन अगर आप कहते हैं कि बीजेपी अलग कर रही है, आप अलग नहीं करना चाहते हैं, तो जम्मू का अगर सीएम बनेगा भी तो इसमें दिक्कत क्या होगी? उस्मान गनी साहब भी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, प्लीज उनका एक कमेंट प्लीज ले लेने दीजिए, क्योंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। उस्मान गनी साहब, इस पूरी परिस्थिति को किसे फायदा मिलेगा? आतंकियों को एक रोल मॉडल, हीरो, शहीद करार देकर, ऐसे तो नहीं जम्मू कश्मीर को हम जन्नत करार देने की जो बात करते हैं, जो लोग कहते हैं, ऐसे होगा क्या? उस्मान गनी साहब। जी मैम, लवी जी मैम, ऐसी बात है। पहले सबको गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गारो जी है यहाँ, अमित जी है, अमित जी मेरे कश्मीरी पंडित भाई साहब है, मुजम्मिल साहब है, सबों ने बात अच्छी सी कहे, और बड़े वीएचपी के हमारे या बीजेपी के हमारे स्पोक्स पर्सन, इनको मेरा आदाब। मैम असल में बात यह है कि मुजम्मिल साहब एक बात कह रहे थे अभी, 3,000 किलोमीटर हमसे कोई दूर एक मुल्क है जहां का बंदा कल शहीद किया गया है, उसका नाम जो लिबियान में बंदा शहीद नहीं किया गया है, आतंकी का खात्मा किया गया है। मैम पहले मैम नहीं मैम, नहीं उस्मान साहब, सुदर्शन न्यूज़ पर बैठ के मैं आतंकी को शहीद तो करार होने नहीं दूंगी। हम राष्ट्रवाद की भावना के साथ आगे चलते हैं, हमारे लिए आतंकी ही है। आतंकी शहीद या बलिदानी नहीं हो सकता। नो, आई विल नेवर एवर अलाउ यू टू डू दिस। नो, नेवर एवर। नंबर 1 मैम। नंबर 2, आतंकी शहीद नहीं हो सकता साहब। मैम ये हमारे मुल्क ने तो आतंकी इसको करार नहीं दिया था ना, हमारे मुल्क में तो आतंकी इसको करार नहीं दिया था ना अभी तक। अरे आतंकी है, आप अरब लीग के बड़े मुसलमान हैं, आप अरब लीग के बड़े मुसलमान हैं, अरब लीग का डेजिग्नेटेड He was not designated as a terrorist. अवितोष पारिक, बिल्कुल नहीं, our country have a great relationship with Iran. Our country has a great relationship with Hezbollah. अमित जी देखो, नहीं, our country has a great relationship with Hezbollah. हमारे देश में हिजबुल्लाह के relationship है। अमित जी, when you were speaking, I didn't interrupt you. अमित जी, when you were speaking, I didn't interrupt you. But आप अगर आप glorify terrorists, इसी बात पे चिल्लाना है तो आप चिल्ला सकते हैं। आतंकी को शहीद तो करार नहीं दिया जा सकता साहब। आप अपनी बात रख लीजिए। शहीद कहने से, आपके कहने से, मेरे कहने से, अमित जी के कहने से, गारो जी के कहने से, मुजम्मिल जी कहने से, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन से नहीं होता है। ये एक इसमें जो उसने किसके लिए लड़ रहा था, अपने मुल्क के लिए लड़ रहा था, अपने हक के लिए लड़ रहा था। जो भी अपने हक के लिए लड़ेगा, अफजल गुरु जो भी अपने हक के लिए लड़ेगा उसको शहीद। जिहाद क्या होता है साहब? आप ये जिहाद की परिभाषा क्या है? जिहाद की परिभाषा क्या है? आप मैम बात तो सुनिए, आपने सवाल पूछा, सवाल का जवाब तो सुनिए आप। जिहाद की परिभाषा क्या है? देखो मैम, देखो अगर इफ यू विल गो टू डेफिनेशन ऑफ जिहाद, अगर हम डेफिनेशन जिहाद की जो ना डेफिनेशन जाएंगे, जिहाद उसको कहते हैं जो अपने हक के लिए लड़ेगा। कौन सा हक? कौन सा हक? very good now you pose a second question to me, I will reply to your question. देखो जब किसी के साथ जुल्म होता है ना, अगर वो उस जुल्म के साथ लड़ेगा, उसको तो उस जुल्म के लिए तो फिर जिहाद सिर्फ इस देश में सिर्फ एक ही कौम को अलाउड है, वो है कश्मीरी पंडित। जुल्म देखना है तो पाकिस्तान चले जाइए कि वहाँ जुल्म क्या हो रहा है। जुल्म देखना है तो बांग्लादेश चले जाइए। आप हिंदुस्तान में बैठकर बच्चों के लिए जुल्म की बात करते हैं। आज सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वो हिंदुस्तान की बन चुकी है। अरे उस्मान गनी साहब छोड़िए, आपको यही नहीं पता कि जिनके लिए आप जुल्म की बात कर रहे हैं ना, एक टारगेट जहाँ कर रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इस देश की, आप उनके लिए बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं साहब? गौरव जी आपके पास आ गौरव जी ने एक बात बता दी, जो वीएचपी के लीडर बता रहे थे कि 1990 में जो माइग्रेशन होगी, जो माइग्रेंट हो गए फ्रॉम कश्मीरी पंडित फ्रॉम वैली टू जम्मू, माइग्रेंट नहीं हुए, माइग्रेंट नहीं हुए, माइग्रेंट नहीं हुए। आपके जैसी मानसिकता वाले लोगों ने निकाल दिया, माइग्रेंट नहीं हुए भाई साहब। ये पर्दा ना डालिए, अपने पापों पे पर्दा ना डालिए।
अपने पापों पे पर्दा ना डाले, अपने पापों पे पर्दा ना डाले, अपने पापों पे पर्दा ना डाले। आपने जातिवाद किया, करतार किया, आपने बोला कश्मीर के लिए कश्मीरी हिंदू औरतों के साथ, कश्मीरी हिंदू मर्दों के बिना कश्मीर में क्या चलेगा? कौन माइग्रेंट है, कौन देश का वासी है, कौन प्रवासी, ये मुझे मत बताइए। ये तकलीफ वही समझ सकता है जिसने मजबूरी में आंख में पानी लिए हुए अपने लोगों को मरते हुए देखा होगा, जिसने खून से सने हुए चावल खाए थे ना, याद है ना वो कहानी? आपको नहीं याद होगी क्योंकि आपकी बुक में, आपकी डिक्शनरी में वो पन्ना ही नहीं है, आपकी डिक्शनरी में वो पन्ना ही नहीं है। साहब छोड़ दीजिए। गौरव कपूर जी आपके पास आ रही हूँ। नो, ठीक है, हो गया। गौरव कपूर जी आ जाइए। गौरव कपूर जी देखिए, इतना तो जरूर है, चुनावी माहौल होता है तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाए। गौरव जी आपको आवाज पहुंच रही है ना मेरी? गौरव कपूर जी आवाज पहुंच रही है ना मेरी? हाँ, एक परसेप्शन बनाया जाता है। देखिए, विवाद जो होता है वो पॉलिटिक्स के लिए ईंधन का काम करता है, लेकिन विवाद ऐसा भी नहीं होना चाहिए, परसेप्शन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अपनी राजनीति के लिए हम राष्ट्रवाद से पीछे हटके राष्ट्रद्रोह की तरफ चले जाएं। ये तमाम तस्वीरें उसी को दिखाती हैं। आप लोग बार बार कहते हैं कि आप इस देश के लोग हैं, आपकी पार्टी इस देश की है, लेकिन इस देश के लोगों के बारे में, इस देश के बारे में, इस देश के गौरव के बारे में कितना सोचते हैं आप? गौरव कपूर जी देखिए ये मैं बदकिस्मती में समझता हूँ कि ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस से बार बार पूछी जाती है कि आप कितने नेशनलिस्ट हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, आपको याद, सिर्फ 1 मिनट में आपका लूंगा। आपको याद होगा कि जब आगरा समिट हुई थी, मुशर्रफ साहब जब हिंदुस्तान आए थे, तो उस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब ने ही जो उनको जवाब दिया था, वो जवाब बगैर फारूक साहब के किसी और ना दे पाया, ना कोई हिम्मत रख पाया। आज यूट्यूब के ऊपर वो है, वो आज भी आप उसको देख सकते हैं। इसलिए वो फारूक साहब की जहाँ तक बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, जब से यहाँ मिलिटेंसी का दौर रहा, हम समझते हैं कि कश्मीरी भाई जो हैं हमारे, उनको कितनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। लेकिन आप ये चीज देखिए कि अगर सबसे ज्यादा वर्कर अगर किसी जमात का इसमें मरा है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मरा है। हम लोगों ने भी इस चीज को बड़ी अच्छी तरीके से फेस किया है। बाकी मैं ये अमितोष जी बैठे हैं विश्व हिंदू परिषद के, ये इनका काम है। देखिए, इनका तो काम है दो कम्युनिटियों को कैसे आज अगर आग लगवाना, कैसे लड़वाना। ये तो मुझे आज भी याद है कि अपने लीडर प्रवीण तोगड़िया साहब को रातों रात वो भागे थे, अपनी जान बचाई थी उन्होंने इसी विश्व हिंदू परिषद जिसका गौरव जी मैंने पूछा कहाँ और आप चले कहाँ गए? गौरव जी, इन लोगों देखिए, मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। ये इनका काम है। आप गोल गोल जलेबी बनाइए, आप गोल गोल जलेबी बनाइए, लेकिन वो चाशनी में नहीं जाती है, उसमें मीठापन नहीं होता है। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, छोड़िए गौरव जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, छोड़िए एक बात, बस अपने दिल पर हाथ रख के बस एक बात बता दीजिए। आप लोग कहते हैं कि 10 सालों से बदल गई तस्वीर, धारा 370 के खात्मे के बाद से बीजेपी दावे करती है, ये सब, ये आप ठीक है, आप अपना पॉलिटिकल एलिगेशन लगाते रहिए, बीजेपी इसका जवाब देगी। मेरा सवाल सिंपल सा है, आप भी तो इस राज्य को संभालते रहे कई सालों तक, मुझे बता दीजिए कि कितने कश्मीरी पंडितों को आपने बुलाकर कहा कि आओ भाई यहां रहो, तुम्हारे लिए अब सुरक्षित समाज है, यहां के लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं? बताइए। देखिए, उस वक्त तो एक पूरा दौर चल रहा था। 2014 से तो भाजपा कहती है कि हमने 2014 की बात क्यों कर रहे हैं आप? 2014 के पहले की मैं बात कर रही हूँ ना। आप पहले बात खत्म होने दीजिए ना। समय की बात कर रही हूँ। 2014 से तो ये कहते हैं हमने शांति बहाल कर दी जम्मू कश्मीर में, अभी तक ये लोग क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों को वापस सेटल कर पाए? इस सवाल का जवाब सवाल नहीं होता गौरव जी, मैं हमेशा कहती हूँ बीजेपी इसका जवाब देगी, आप क्यों नहीं कर पाए? आपने कितने कश्मीरी पंडितों को बुलाया? यहाँ माहौल जो है वो बड़ा खराब है, वो माहौल बड़ा डिस्टर्ब है, और जब से हम आए हमने सब कुछ बेहतर कर दिया। फिर जब सब कुछ बेहतर कर दिया तो क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों भाइयों को अभी तक आप लोगों ने दोबारा सेटल किया? ठीक है, बीजेपी से इसका सवाल ले लूंगी, बीजेपी से सवाल ले लूंगी, दोबारा अपना सवाल दोहराती हूँ, बीजेपी से इस सवाल का जवाब ले लूंगी, लेकिन आपसे पूछती हूँ, आपके रहते हुए कितने कश्मीरी पंडित आए? बिल्कुल आए, क्यों नहीं आए? बताइए। आप देखिए, साइलेंट माइग्रेशन अगर वापस हुई, काफी फैमिली जो है कश्मीर में दोबारा रिसेटल हुई हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुई है। और उसके लिए लिस्ट बताइए ना, कश्मीरी पंडितों को लेके
स्टेप्स हमेशा उठाए। मैं आपको एक छोटी सी बात देता हूँ, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में नहीं बता पा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एक कैबिनेट मैं दोबारा पूछ लेती हूँ, कितने कश्मीरी पंडित आए? हुकूमत में फर्स्ट कश्मीरी पंडित को कितने कश्मीरी पंडितों को टिकट दिया? कश्मीरी पंडितों को कितने कश्मीरी पंडितों को टिकट दिया? अमित रैना को 20 सेकंड्स देती हूँ मैं जरा। अमित रैना जी, 20 सेकंड्स, लास्ट 20 सेकंड्स। कितने कश्मीरी पंडितों को टिकट दिया आपने अभी? चलिए अभी बता दीजिए, इतिहास छोड़ दिए, 2014 के बाद की बात कर लेते हैं। 2024 के असेंबली इलेक्शन में कितने कश्मीरी पंडितों को टिकट दिया आपने? यार एक सवाल है ना, बीजेपी से भी पूछिए ना, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कितने मुसलमानों को इन्होंने टिकट दिया? जरा उनसे भी पूछिए ना। नहीं, अगर जब वो करें तो वो आपको गलत नहीं नजर आ रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और प्रमाण हमारे सामने है। आप लोग हर बार भाईचारे की बात करते हैं और भाईचारे में कश्मीरी पंडित ही चारा बन जाता है, ये भी हकीकत है। समय की कुछ सीमाएं हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी। चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि हम बात कर रहे हैं आतंकियों के सफाई की। आतंकियों के साथ अगर आप उनके सफाई पर आंसू बहाते हैं तो ये राष्ट्रवाद नहीं, ये सीधा सीधा राष्ट्रद्रोह है। और ये राष्ट्रद्रोह देश के जयचंदों की तस्वीर साफ करता है। अब ये हमारे और आपके ऊपर है कि हमें जयचंदों को स्वीकारना है या फिर असली राष्ट्रवादियों को। आकलन करिएगा जरूर। थैंक यू सो मच अगेन। राजस्थान क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।